मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है नहीं है, करियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे कि बीए साइकोलॉजी ले या फिर बीएससी साइकोलॉजी ले। मैम साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए किन कोर स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? मैम रिसेंटली जो यूजीसी ने चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग एमफिल, एमसाई और आरसीआई लाइसेंस, तो ये रूल्स क्या है? इग्नू से हमारा डिस्टेंट साइकोलॉजी का कोर्स है वो इन है कि वो भी नहीं है। हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन बैन हो गए हैं। मैम सैलरी स्कोप किस में ज़्यादा है, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी? बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, ये तो बताना ही चाहिए। मैम बेस्ट कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन? बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट से आपके क्वेश्चन से और मैम के आंसर से उनको बहुत कुछ फायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। आज हमारे साथ स्वरांजलि पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स जुड़े हैं, साथ के साथ हमारे साथ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमें गाइडेंस देने वाली हैं कि साइकोलॉजी का रास्ता क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, खासकर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डील कर रहे हैं। इतना कन्फ्यूजन है कि हमें आफ्टर 12th क्या करना है, या हमें अगर कोई सब्जेक्ट लेना है या हमें साइकोलॉजी में आगे जाना है तो आरसीआई के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो कन्फ्यूजन बहुत है। मैम इसी पे काम करते हैं, आगे का रोड मैप तैयार करवाते हैं वो साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स के साथ जिनको इस करियर में गाइडेंस चाहिए। सो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। सो हीना, सबसे पहले तो आप मेरे व्यूअर्स को बताइए कि एज ए काउंसलर आप बच्चों को कैसे गाइड करते हैं साइकोलॉजी क्षेत्र में? ओके, स्टार्टिंग से बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है नहीं है, फर्स्ट थिंग। राइट। इसके बाद अगर मैं ये सब्जेक्ट लेता हूँ तो मेरे पास करियर ऑप्शंस क्या क्या होंगे, जॉब कैसे होगी, सैलरी पैकेजेस क्या होंगे, सबसे पहले दिमाग में आता है। ठीक है, कितना मुझे टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाने में, ठीक है, जहाँ से मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या मैं 12th के बाद ये चीज़ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, फिर बीए बीएससी लेनी चाहिए मुझे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वही सारी चीज़ें को क्लियर करते हुए एक रोड मैप बना के देते हैं सो दैट उन्हें लाइफ में वो किसी भी पार्ट पे स्टक ना हो कि मुझे इसके बाद कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से कॉलेज की एडमिशन फॉर्म्स कब निकलेंगे, ठीक है, और अगर मैं उसमें अप्लाई करूँ तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रॉपर एक रोड मैप जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 11th टिल द करियर। आई गॉट इट। तो इन अ नटशेल समझा जाए तो आप साइकोलॉजी की करियर काउंसलिंग करते हैं कि साइकोलॉजी का रोड मैप कैसे होना चाहिए अगर आप साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि यहाँ मैंने देखा बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी हैं, डील कर रहे हैं, एमफिल है नहीं है, आरसीआई रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, पीएचडी साइक डी जो आपने मुझे बताया मुझे पता नहीं था, थैंक यू वेरी मच। सो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझनी है, जाननी है और उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है ना। एंड जो हमारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इनके खुद के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके अपने पीयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैम से करने वाले हैं ये लोग, और इसको समझना चाहते हैं कि कैसे साइकोलॉजी को आगे लेके जाना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को इन्वाइट करूँगी कि आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट करिए मैम के साथ, ठीक है? सो हु वुड लाइक टू टेक इट? Firstly, on behalf of Swaranjali Public School, we all would like to express our sincere gratitude to Ms. Amita Devnani ma'am and a psychologist expert, Mrs. Hina ma'am, for giving us the valuable opportunity. Given this opportunity, we connected with 56 fellow psychology aspirants and found some common questions and curiosities we would love to discuss today. मैम, सो माय क्वेश्चन इज टू ऑप्ट साइकोलॉजी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, क्या कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम है जो क्लास 11th और 12th में होनी कंपलसरी है? ओके, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं है कि जो 11th और 12th में होना कंपल्शन है। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अंडर ग्रेजुएशन, राइट। बस इसमें अगर हम मेन बेनिफिट देखें
आर्ट्स के स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट होता है बिकॉज दे आर स्टडिंग सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, दे आर कनेक्टेड विद सोसाइटी, तो मेन बेनिफिट उन्हें होता है। इसके बाद क्योंकि साइकोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद बायोलॉजी, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें भी बेनिफिट होता है। थर्ड, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो वो भी ले सकते हैं एज सच, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट उनकी जो स्टडीज़ है उसका कोई रिलेवेंट रोल है नहीं साइकोलॉजी में। बीए साइकोलॉजी लेनी चाहिए या बीएससी साइकोलॉजी लेनी चाहिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओके, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में आता है जब भी हम साइकोलॉजी की तरफ जाते हैं कि बीए साइकोलॉजी लें या फिर बीएससी साइकोलॉजी लें, बिकॉज सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने हैं कहीं ना कहीं जो एक साइकोलॉजी जो मेन फोकस है हमारा वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके सब्जेक्ट में। इफ़ यू आर टेकिंग बीए, वो सारे सब्जेक्ट आपके पास आएंगे जो आपने 11th-12th में जब आर्ट्स ली थी तो आपने पढ़े थे, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक्स हैं वो आपका क्लियर होगा, राइट। बीए, और अगर आप बीएससी लेते हो, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बीए साइकोलॉजी लेते हो तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो सोशल वर्क की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज उसमें सोशियोलॉजी पढ़ी जाएगी, वही सेम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप बीएससी साइकोलॉजी लेते हो तो बीएससी साइकोलॉजी में सब्जेक्ट जो होते हैं वो साइंस के आ जाते हैं, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डेफिनेट सी बात है कि वो फिर उसके बाद बीएससी साइकोलॉजी लेंगे, राइट, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी बाकी के भी 2 सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी लाइक बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, whatever, ठीक है। तो उस केस में इफ़ यू वांट टू डू क्लिनिकल साइकोलॉजी, यू वांट टू गो टूवर्ड्स न्यूरोसाइकोलॉजी, तो आई वुड सजेस्ट कि बीएससी साइकोलॉजी लेनी चाहिए। दोनों एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा बेटर है, दोनों का अपना एक लेवल है, दोनों के अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि जो साइंस के स्टूडेंट होंगे और जिनको फिर साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट होगा, दे वांट टू सी कि वेदर वी शुड गो फॉर साइंस और साइकोलॉजी, हम दोनों को ही थोड़ा सा करके देख लें, तो वो बीएससी साइकोलॉजी ले लेते हैं, फिर जो भी उनको स्ट्रीम समझ में आती है आगे वो उसमें परस्यू कर लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि इस केस में क्या होता है मैम, अगर बच्चा आर्ट्स का है, ठीक है, और वो बीएससी साइकोलॉजी की तरफ जा रहा है, तो उसको जो सब्जेक्ट चूज करने हैं इसके बाद उसको बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो गो विद बीए साइकोलॉजी, और अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ जाना है, न्यूरो साइकोलॉजी की तरफ जाना है लेटर इन लाइफ, तो गो विद बीएससी साइकोलॉजी। सो जो जिन्होंने 11th-12th में साइंस नहीं ली है वो भी बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा, दे कैन आल्सो, बट वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि उसमें नया सा सब्जेक्ट आ जाता है जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है अभी, तो जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। हाँ जी बच्चे। एज अ साइकोलॉजी एस्पिरेंट, क्या 11th और 12th क्लास में साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है? ओके, सीबीएसई बोर्ड में साइकोलॉजी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट है 11th और 12th में, बट बहुत कम बच्चे लेते हैं क्योंकि उसकी जगह पे जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, दे आर मोर स्कोरिंग, तो बच्चे ज़्यादा उसके तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइकोलॉजी लेते हो 11th-12th में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है उससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक स्किल है, वो तो क्लियर हो जाएगी, वो आप बहुत इजीली कर पाओगे। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर वो सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो आप ऑप्ट नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, जो इंटर्नशिप और जो कंपटीशन कोर्सेज होते हैं वो हमें ग्रेजुएशन के टाइम पे करनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे? ओके, अगर इंटर्नशिप की बात करते हैं मैम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइकोलॉजी फील्ड में कि हम स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अंडर ग्रेजुएट भी हम इंटर्नशिप शुरू करते हैं। मोस्टली कॉलेज ये चीज़ बोलते हैं कि आप 2 months का इंटर्नशिप कहीं से करके आओ। उसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशनल फेस होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। बहुत बार बेसिक जो हमारे टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, हम वो भी सिखाते हैं, ठीक है, बट उससे बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आई सजेस्ट कि बीएससी के टाइम पे, लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अंडर ग्रेजुएट ही हमें इंटर्नशिप शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट जो हमारा ऑब्जर्वेशन वाला फेज है वो कंप्लीट हो जाए, हमें बेसिक जो टूल्स जो हमें यूज़ करने हैं साइकोलॉजी में, IQ, पर्सनालिटी, वो हमारे आ जाए। मैम, रिसेंटली जो यूजीसी ने चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग MPhil, MSci
और RCI लाइसेंस, तो ये रूल्स क्या है? ओके बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग से रूल है मैम। सबसे जो फर्स्ट अभी जो रिसेंट रूल आया है कि जितने भी पहले साइकोलॉजी में ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे वो यूजीसी ने बैन कर दिए हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज साइकोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम थ्योरीज हमें बहुत सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है इसमें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की। बोले तो जैसे हमारा ये भी होता है इग्नू से हमारा डिस्टेंट साइकोलॉजी का कोर्स है, वो इन है कि वो भी नहीं है? ओके उस केस में मैम अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कि इग्नू वाले कोर्सेज को हम इन रखेंगे या फिर आउट होगा, बट बाकी इसके अलावा जितने भी कोर्सेज थे हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन बैन हो गए हैं। अच्छा हाँ जी, ये तो हमारा फर्स्ट चेंज था जो हमने बात करी अभी कि ऑनलाइन कोर्सेज इसमें बैन हो गए हैं, और वो कहीं ना कहीं होने भी चाहिए जस्ट बिकॉज कि अगर विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक साइकोलॉजिस्ट वर्क कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे हम नहीं चल सकते हैं। ओके इसके बाद जो एक मेजर चेंजेस है, एमफिल रिप्लेस हो गई है विद एमसाई। ठीक है, एमसाई इज़ 2 years कोर्स। ठीक है, अब इस केस में इन्होंने ना एमसाई का पाथ जो है RCI लाइसेंस लेने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का पाथ चेंज कर दिया है पूरा। 4 years की आप अंडर ग्रेजुएशन BSc या BA जो भी आप कर रहे हो वो 4 years की करो। ठीक है, अगर आपने 4 years की नहीं करी, अगर आपने 3 years की करी है तो एक बीच में 1 साल का ब्रिज कोर्स होगा, दैट विल बी लाइक आपके उसमें आप एज अ साइकोलॉजी आप बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कहीं ना कहीं मेन इसमें जो कोर सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइकोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पहले पार्ट की बात करें हम जो 4 years का हमने साइकोलॉजी पढ़ लिया ग्रेजुएशन में, ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट एमसाई की तरफ जा सकते हैं। अब एमसाई में एंट्रेंस होता है, ठीक है, इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो बेस्ड उनका प्रॉपर एग्रीगेट बना के एडमिशन्स होते हैं। एमसाई के बाद हम एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वी कैन से कि RCI ने न्यू गाइडलाइंस निकाली है कि उसके बाद हम RCI लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, बेसिकली एमफिल इज रिप्लेस्ड विद एमसाई। अच्छा, एमफिल इज रिप्लेस्ड विद एमसाई। सो उसके बाद आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ अब काम कर सकते हो। MSc साइकोलॉजी या MS ये एमफिल नहीं करना है आपको, सीधे हाँ, ओनली एमफिल इज रिप्लेस्ड विद एमसाई। इसके अलावा इसमें एक और भी चेंजेस हैं, ये तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग साइकोलॉजी में जाना है या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में जाना है, तो उनके लिए बेसिक स्टार्टिंग में हमने जो UG प्रोग्राम किया, ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल MSc, नॉर्मल ME एंड MSc। अच्छा, उसके बाद वो रूल सेम है, उनके लिए बिल्कुल सेम है, बट जो चेंज आया है दैट इज फॉर RCI लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, इसको करने का रीज़न क्या है? मतलब क्या ऐसा था पहले जिसकी वजह से उनको ये करना? ओके, इससे पहले क्या था मैम कि किसी भी फील्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक अगर आपने UG किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो भी आप MSc में आके क्लिनिकल साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते थे, MSc इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड आई थिंक कि अगर हमने वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, नॉट इन 11, 12, नॉट इन UG, और आप एकदम से आगे क्लिनिकल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसके बाद यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और गिविंग थेरेपीज एंड ऑल, और उसके बाद लाइक आप MPhil करके एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करना शुरू कर जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं हमारी ना प्रैक्टिकल चीज़ों में भी बेस भी नहीं होता है, हम प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। ओके, सो नाउ दे हैव डन दिस वे कि आप पूरा बेस आपका जब तक नहीं होगा, आप UG जब तक नहीं करोगे साइकोलॉजी से, तब तक आप जो है MSc। हाँ, यस। हाँ जी मैम, इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कैसे चूज़ करें? ओके, स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है इसमें, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है। तो जैसे हम अपना करियर पाथ चूज़ करते हैं ना कि बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, एप्टिट्यूड और इंटरेस्ट, सिमिलरली हम साइकोलॉजी में अगर हमें स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है तो सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा हमारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आपकी कोर स्किल्स क्या है। ठीक है, एक बच्चे की को बहुत इंट्रोवर्ट है और वो अगर एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आगे काम करना चाहता है तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टू वर्क इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी कोर स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने इंटरेस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, साथ साथ जो भी हम उस पर्टिकुलर पार्ट में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, ठीक है, तो अब अलग फील्ड हो जाएगी। ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन
वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो, NGOs में काम करना चाहते हो, देन गो विद सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हो, गो विद इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट और आपकी प्रेफरेंस क्या है। और एज अ करियर अगर हम बात करते हैं तो हम फ्यूचर में उस चीज़ को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कहाँ पे आप काम कर सकते हो, कहाँ पे आपके लिए ईजी होगा, और आपकी कोर स्किल्स क्या कहती हैं। ग्रेजुएशन के टाइम पे जो डेजर्टेशन होता है वो हमें कब से शुरू करना चाहिए जिससे हमारे वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो? ओके, जब हम 3rd ईयर में होते हैं, अब तक जो चल रहा था 3 इयर्स की जब UG थी, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम 3rd ईयर में होते थे तो हमारे डेजर्टेशन करना होता था, ठीक है। अब इसका मेन रोल क्या होता है इस टाइम पे डेजर्टेशन करने का, कि आपने अभी तक रिसर्च मेथड्स पढ़ ली है, आपने कैसे आप डेटा कलेक्ट करते हो, कौन कौन से कलेक्शन के टूल्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप उनको एनालाइज करोगे, सब हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है। बट साइकोलॉजी फील्ड में तो रिसर्च की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उन पर्टिकुलर चीज़ों को आप कैसे अप्लाई करोगे उसके लिए हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके दिमाग में पहले से वेरिएबल सेट है, ठीक है, व्हेन यू आर इन लाइक 1st ईयर, सबको पता है कि हमें 3rd ईयर में जाके डिसर्टेशन करना है, सो बेटर है कि 1st ईयर में जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आप वेरिएबल सेट करोगे, IB and DB, किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग रिसर्चेस पढ़ना शुरू करो और फिर उसी फेज़ में जाओ, सो दैट वो ईजीली हो जाए, फर्स्ट थिंग टाइम पे हो जाए, ठीक है, और मैम उसी पर्टिकुलर फील्ड में हम बहुत अच्छा कर जाएं, और वो हमारे रिसर्च एक्सपीरियंस में ऐड ऑन होता ही होता है, क्योंकि वो हम रिज्यूमे में ऐड करते हैं, साथ साथ हमारे रिसर्च का जो एक्सपीरियंस है वो ऐड ऑन हो जाता है कि लेटर ऑन, लाइक जैसे MSc में हमें करना पड़ती है रिसर्च, हमें PhD में रिसर्च करनी होती है, तो वो आगे ईजी हो जाता है। इवन आई वुड सजेस्ट कि अगर हम वो डिसर्टेशन इस लेवल का करें कि उसमें से हम लोग रिसर्च पेपर निकालें और उस रिसर्च पेपर को पब्लिश करें, आगे हेल्प करेगा। Ma'am, what are some common challenges that a psychology student face during starting up career in this field? ओके, अब तक जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, हम थ्योरेटिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। CBT क्या होता है, अच्छा ये होता है, डिप्रेशन को हम कैसे डील करेंगे, ये अच्छा ये ठीक करना है, ये थॉट ये करना है, ये ऑल्टर करना है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। बट जब जेन्युइनली हमारे सामने पेशेंट आके बैठते हैं, ठीक है, पेशेंट की उस टाइम पे सुनना, वो रेपो फॉर्म करना, वो सारे पार्ट पे फोकस करना, और आपको वो थेरेपी कैसे शुरू करनी है और कैसे एंड करना है, ठीक है, उस चीज़ में बहुत बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़े थे। तो स्टार्टिंग जब हम करियर स्टार्ट करते हैं, जब एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट करियर स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज को आपको रियल लाइफ में अप्लाई करना। मैम, इस फील्ड में लाइफ कोच और पेरेंट कोच के बहुत ज़्यादा स्कोप होते हैं, तो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच और पेरेंट कोच के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं तो मैम को बोलना चाहूँगी। तो लाइफ कोचिंग के लिए भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन अलग अलग होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल अभी तक माना गया है हमारे यहाँ पे, वो ICF का, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन का है। सो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन में वो डिफरेंट लेवल्स में कराते हैं। अगर फर्स्ट लेवल का हमारा कोर्स होता है, दैट इज़ अराउंड 6 मंथ्स का, जिसमें थ्योरी पार्ट पहले वो हमको सिखाते हैं एज ए लाइफ कोच, कैसे आपको ट्रेन करना है, स्किल में ट्रेन करना, और उसके बाद जो है प्रैक्टिस होती है, हमारी पीयर कोचेस के साथ प्रैक्टिसेस चलती हैं कि हाउ टू गो विद अ लाइफ कोचिंग। सो हमारा पहला जो उसमें मिलता है ACC का एक्रेडिटेशन मिलता है, देन आगे PCC, MCC। तो इसमें भी लेवल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लेवल्स होते हैं कि हम आफ्टर 11th 12th हम UGC कर रहे हैं, उसके बाद हम अंडर ग्रेड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ इसमें भी डिफरेंट लेवल्स पे आप करते हो, और जितना जितना आपका डिग्री हायर होता जाता है, जितना आपका एक्रेडिटेशन आगे बढ़ता जाता है, उतना आपका लेवल हाई होता है, तो इसका वैल्यू होता है काफ़ी। लाइफ कोच इज थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन विद एज अ साइकोलॉजिस्ट। मैम, साइक डी और PhD में क्या डिफरेंस होता है? ओके, अगर इस केस में हम बात करें तो जो PhD होती है, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, वो सेम 4-5 इयर्स का प्रोग्राम होता है। सेम अगर हम साइडी की बात करें, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, राइट।
बहुत से बच्चे आफ्टर पीजी पीएचडी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पीएचडी मेनली आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम साइकोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च पे फोकस बहुत ज़्यादा होता है पीएचडी में, बट जो साइड ही होता है उसमें क्लिनिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट साइड ही, बिकॉज उसमें आपको आरसीआई का लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइड इज डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी, उसमें आपको आरसीआई का लाइसेंस मिलता है टू वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। पीएचडी में यू विल वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लाइक इन एकेडमिक फील्ड, ठीक है। एज अ रिसर्चर यू विल। मैम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी मतलब कब से शुरू करनी चाहिए सो दैट हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकें? कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें? ओके, बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम ये कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी तो पीजी के टाइम पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का करना है तो उसमें भी सेम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ गया। पीएचडी की तरफ जाना है तो उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत बेसिक से शुरू होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप बीएससी में शुरू करो, नहीं, मैं इवन आई वुड सजेस्ट कि अगर जब आप 11th-12th में हो, ठीक है, तो जब हमारा बेसिक शुरू होता है, हम जब बेसिक पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स। अगर हमें बेसिक्स क्लियर है, अगर हमारे जो बिल्कुल कोर सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्लियर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के कुछ पार्ट्स क्लियर हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी कि जब अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट, ठीक है। अगर नेट जेआरएफ की तरफ जाना है तो जितना भी बीएससी का सिलेबस है, लाइक बीए बीएससी का जो सिलेबस है और जो एमए एमएससी का सिलेबस है, उसी को साथ साथ लेके चलो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर पीजी यू कैन अपेयर फॉर द एग्ज़ाम और उसी टाइम पे भी क्लियर हो सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली किसी रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो रिसर्च पेपर कैसे लिखें, कैसे पब्लिश कराएं और वो हमारी एकेडमिक अचीवमेंट को कैसे एनरिच करेगा? ओके, रिसर्च में अगर बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं बच्चे रिसर्च में, तो इस केस में क्या होता है कि स्टार्ट विद द वेरिएबल, कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है, कौन से पर्टिकुलरली वेरिएबल का ज़्यादा इफेक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल बहुत अच्छे से वेरिएबल सेलेक्ट करो कि बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च भी ना हुई हो, थोड़ा सा न्यू सा वेरिएबल सेलेक्ट करो, उस अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग जाते जाओ, उसी में सेम लाइक डेटा कलेक्शन एंड ऑल, राइटिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है, ROL, सेम उस फील्ड में करने के बाद बात आती है पेपर पब्लिकेशंस की। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूजी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि पेपर पब्लिश करवाना, क्योंकि हम उस लेवल का पेपर नहीं लिख पाते हैं जो कि स्कोपस मांगते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम जो नॉर्मल जर्नल्स होते हैं, ठीक है, हम उसकी तरफ जा सकते हैं, वहाँ पे अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस पेपर की क्वालिटी को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे तो उसके बाद एमएससी के टाइम पे भी बहुत सारे पेपर पब्लिश इजीली करवा सकते हैं। अच्छे जर्नल्स में भी ऑप्शंस होते हैं। मैम साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए किन कोर स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? ओके, फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ, एम्पैथी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड थिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। आपको अगर रेपो बिल्ड करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम बेस्ट कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, तो इंडिया में कौन से कॉलेजेस बेस्ट है फॉर साइकोलॉजी? ओके, अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। सेकेंड निम्हांस, इबास, ठीक है, ये सारे तो हैं ही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप प्राइवेट और भी प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आपके आसपास कौन से हैं, बट ये बहुत टॉप रैंकिंग पे चल रहा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, निम्हांस एंड दैट इबास। मैम सैलरी स्कोप किस में ज़्यादा है, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी? बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, ये तो बताना ही चाहिए। ओके, नॉर्मली अगर
एज अ फ्रेशर हम कहीं पे भी काम स्टार्ट करते हैं तो सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, तो पर सेशन यू कैन चार्ज 1000, बट एक एक्सपीरियंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैन चार्ज अराउंड 5K भी चार्ज कर सकते हैं। मैम गवर्नमेंट सेक्टर में इसके मतलब कितने स्कोप है? साइकोलॉजी के, ओके, साइकोलॉजी अगर हम एकेडमिक की टर्म्स में देखें तो बहुत जगह पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी खुल चुके हैं, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में खुल चुके हैं, ठीक है, तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर बहुत ज़्यादा स्कोप है साइकोलॉजी में, बिकॉज दे आर पेइंग वेरी नाइस, ठीक है। बट अगर हम NGOs की बात करें तो एज अ सोशल वर्कर भी बहुत अच्छी सैलरीज मिलती हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, यू कैन वर्क इन अ गवर्नमेंट NGOs ऑल्सो। हॉस्पिटल्स तो हैं ही हैं साइकियाट्रिस्ट के अंडर जो क्लिनिकल हाँ। साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस। सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल सेटअप में है क्या कुछ इसको? गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा कम है, बट प्राइवेट में बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट में कम है। हाँ जी। ठीक। We are truly thankful to engage in meaningful discussions, clear our doubts, and most importantly, to interact with a psychology expert. Thank you so much once Thank you again. बच्चों, थैंक यू आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने का इस टॉक को। एंड मेरे को पता है कि बहुत सारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। आई रियली होप कि इस पॉडकास्ट से आपके क्वेश्चन से और मैम के आंसर से उनको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।